नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष कक्षा 8 की भूगोल की सीरीज का पार्ट 3 लेकर। आज की कक्षा में हम NCERT भूगोल कक्षा 8 का पाठ नंबर 3 जो कि खनिज और शक्ति संसाधन है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जा करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी अन्य वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं। आप उन वीडियोस को भी अवश्य देखें और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। और आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है खनिज, क्योंकि पाठ का नाम ही खनिज और शक्ति संसाधन है। तो खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। अर्थात ऐसा पदार्थ जो हमें कहाँ से प्राप्त होगा? प्रकृति से प्राप्त होगा। ठीक है ना? ऐसा पदार्थ जो कहाँ से प्राप्त होगा? प्रकृति से प्राप्त होगा। और क्या होगा? इसमें एक निश्चित रासायनिक संगठन होगा, अर्थात इसमें विभिन्न तत्वों की एक निश्चित मात्रा में मिश्रण होगा। ठीक है? एक खनिज के अंदर अनेक प्रकार के तत्व मिलते हैं जिनका निश्चित अनुपात के अंदर मिश्रण होता है। तो खनिज क्या होगा? ऐसा पदार्थ जो प्रकृति से मिले और उसमें क्या हो? निश्चित रासायनिक संगठन हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा वो खनिज कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में संगेत्री है। तो खनिज क्या होते हैं कि सभी जगहों पर समान रूप से नहीं है, क्योंकि हमने अभी पिछले पाठों में भी पढ़ा था कि खनिज सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं? पठारी भागों में मिलते हैं। अर्थात जहाँ की स्थलाकृति होगी पठारी होगी, वहाँ पर क्या मिलेंगे? अत्यधिक खनिजों की मात्रा मिलेगी। और पठार हर जगह भूसतह पर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो खनिज है उनका वितरण भी असमान है। वे किसी क्षेत्र में या शैल समूह में मिलते हैं, अर्थात कि वे किसी विशेष क्षेत्र में मिलेंगे या फिर किन विशेष प्रकार की शैल में। ठीक है, कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संशस्त्र और अंटार्कटिका। तो कुछ खनिज ऐसे जगह पर मिलते हैं। हमने बताया कि जो खनिज हैं वो सभी जगह असमान रूप से वितरित हैं, कहीं भी समान रूप से नहीं है कि लोहा भारत में भी उतना ही है तो अमेरिका में भी उतना ही मिलेगा, USA और यूरोप में भी उतना ही मिलेगा। इस प्रकार से कोई निश्चित अनुपात या निश्चित मात्रा में सभी जगह वितरण नहीं है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पर हम हमारी पहुँच से बाहर होते हैं, जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते, ऐसे स्थानों में मिलते हैं। जैसे अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, वहाँ पर शीत जलवायु है। दक्षिणी ध्रुव का जो क्षेत्र है वहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है हमारा, हमने पढ़ा भी था। तो वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ से खनिजों का निष्कर्षण भी नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आर्कटिक महासागर की निचली सतह पर भी खनिज मिलते हैं, लेकिन वहाँ तक भी पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कार्य है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। अर्थात खनिज जब निर्मित होते हैं वो तो अलग अलग परिवेश में निर्मित होते हैं। एक जैसा परिवेश सभी खनिजों के लिए नहीं होता है। किसी खनिज के लिए कुछ भौतिक परिवेश चाहिए होता है, किसी खनिज के निर्माण के लिए कुछ भौतिक परिवेश चाहिए होता है। ठीक है, वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, अर्थात उनमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। मानव का कोई भी उसमें योगदान, खनिज निर्माण में मानव का कोई योगदान नहीं होता है। वे क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं। खनिज अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। तो अलग अलग खनिजों की हम पहचान कैसे करते हैं? उनके रंग को देखकर, उनके घनत्व के आधार पर, उनकी कठोरता के आधार पर, उनके रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, और उनकी विलेयता के, अर्थात वे जल में कितने घुलनशील है, द्रव में कितने घुलनशील है, उस विलेयता के आधार पर हम अलग अलग खनिजों की पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं खनिजों के प्रकार के विषय में। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर कितने हज़ार से अधिक खनिज हैं? 3000 से अधिक खनिज मिलते हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, मैं इसको आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि खनिज है, खनिज कितने पार्ट्स में डिवाइड है? दो प्रकार में, धात्विक और अधात्विक। और धात्विक को फिर दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, अलोह और लोह। यानी कि जिन खनिजों के अंदर लोह की मात्रा होती है, लोहे की मात्रा होती है, उनको लोह खनिज बोला जाता है, लोह धात्विक खनिज। ठीक है, खनिज दो तरह का, धात्विक और अधात्विक। यानी कि जिनमें धातु की मात्रा होगी वो धात्विक, जिनमें धातु की मात्रा नहीं होगी वो अधात्विक। धातु के अंदर भी दो प्रकार के, जिसमें लोहे की मात्रा होगी लोह, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होगी वो अलोह। ठीक है, बात करते हैं आगे समरी पे। तो हमने ये अभी बताया कि जो संरचना के आधार पर धात्विक और अधात्विक दो प्रकार में बांटे गए हैं। धात्विक खनिज कौन से होते हैं?
तो धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। जो धात्विक खनिज होते हैं उसमें जो धातु कैसी होगी, कच्चे रूप में होगी, अर्थात हमें उसका फिर दोबारा से ये अयस्क के रूप में होती है और हमें अनेक प्रक्रियाओं के माध्यम से फिर उसकी धातु हमें बनानी पड़ती है। जैसे लोह अयस्क होता है, वो पत्थर के रूप में होता है और हम उसको फिर गर्म करके निश्चित तापमान पर गर्म करके उससे हम लोहा और स्टील बनाते हैं। ठीक है। धातुएं कठोर पदार्थ है, कैसी होती है, धातुएं कठोर होती है और ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अर्थात अगर हम धातु के एक सिरे को गर्म कर देंगे तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। अर्थात क्या होती है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है और विद्युत की भी सुचालक होती है, अर्थात उसमें से जो विद्युत है वो भी गुजर सकती है। क्योंकि तार देखा होगा आपने, तांबे का, सिल्वर का बना होता है। तो अगर हम तांबा क्या है, एक धातु है और तांबे में से क्या होती है, विद्युत गुजरती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, जो धातु होती है वो विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जिनमें द्युति और चमक होती है। द्युति अर्थात चमकी होता है। तो धातु एक ऐसी होती है, चमकदार होती है। धातुओं को पीट करके क्या बनाया जा सकता है, अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती है। ठीक है। धातुओं की चादर बनाई जा सकती है, धातुओं की तार बनाई जा सकती है, उनमें तन्यता का गुण होता है। ठीक है ना। लौह अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज अयस्क इनके उदाहरण हैं। तो धातुओं के कौन कौन से उदाहरण हैं, मैंने बताया था, लौह अयस्क है, बॉक्साइड है, मैग्नीज है और अनेक प्रकार की धातुएं आपने देखी हैं। तो ठीक है, वो सभी इसके उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह तथा अलोह हो सकते हैं। मैंने बताया था अभी आपको जब डायग्राम दिखा रहे थे कि धात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, लोह खनिज और अलोह खनिज। अब लोह खनिज के विषय में देख लेते हैं। लोह खनिज, तो लोह खनिज जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। तो जो लोह खनिज होते हैं उसमें क्या होता है, लोहा होगा, लोहे की मात्रा होगी। इसके उदाहरण कौन कौन से दे थे इसने, जैसे लोह अयस्क है, मैग्नीज है और क्रोमाइट है। ठीक है। लोह धात्विक खनिज के उदाहरण लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। अलोह खनिज कौन से होते हैं, जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है, जैसे सोना, सोने में लोहा नहीं होता, चांदी में भी लोहा नहीं होता, तांबे में लोहा नहीं होगा और शीशे में भी लोहा नहीं होगा। ठीक है। अब बात करते हैं अधात्विक खनिजों के विषय में। तो अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। जो अधात्विक खनिज होते हैं उनमें धातु नहीं होगी। चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। ठीक है। ये चमकदार नहीं होते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है। इसमें ऊष्मा के और विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात इनमें से होकर के ऊष्मा और विद्युत नहीं गुजर सकती है। ठीक है। उदाहरण कौन कौन से हैं इनके, तो चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, ये सभी क्या हैं, अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज तेल जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। ठीक है ना। बात करते हैं खनिजों के प्रवेदन, मतलब खनिजों को किस तरह से निकाला जाता है, खनिजों के निष्कर्षण की। इसमें भी मैं एक आप डायग्राम दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं खनिजों का निष्कर्षण। तो खनिजों को कितने प्रकार से निकाला जाता है, तीन प्रकार से निकाला जाता है। एक तो होता है खनन, एक होता है प्रवेदन, एक होता है आखनन। अभी हम इन तीनों के विषय में बात करेंगे। और खनन को भी दो प्रकार हैं, विवर्त खनन और कूप की खनन। ठीक है। इनको अभी देख लेते हैं हम। तो खनन, पहला पार्ट था खनन। खनन क्या है, पृथ्वी की दबी सैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। अर्थात जो पृथ्वी के अंदर चट्टानें हैं उनके अंदर जो खनिज है उनको निकालना ही खनन कहलाया। ठीक है। अब खनन हमने बताया दो प्रकार का, विवर्त खनन और कूप की खनन। तो विवर्त खनन, खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, अर्थात जो कि खान बना करके निकाले जाते हैं। ठीक है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि ये खनिज हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर ये खनिज है, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला भाग है इसको हम खोद करके हटा देंगे और फिर हम क्या करेंगे, ये हमने खोद करके ये भाग हटा दिया और हम यहाँ से जा करके ये पूरा निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, विवर्त खनन कहते हैं। जब पृथ्वी की सतह को हटा करके और जिस सतह में या जिस चट्टान में खनिज है उसको निकाल लिया जाता है, इसको हम विवर्त खनन कहते हैं। कूप की खनन क्या होता है, गहन वेदन, जिसे कूपक कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हम नल लगाते हैं, समरसीबल लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें पाइप को नीचे ज़मीन के अंदर डाला जाता है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो कूप की खनन होता है उसमें भी पाइप को या इस तरह से कोई संरचना को ज़मीन के अंदर या पृथ्वी की सतह के अंदर डाला जाता है। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जो गहन वेदन होता है और जो कूपक होते हैं वो अधिक गहराई तक चले जाते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ तक सतह को हटा करके उन खनिजों को प्राप्त करना विवर्त खनन वाली विधि से संभव नहीं है, इसलिए इसको कूप की खनन विधि से निकाला जाता है। अर्थात जब हम पाइपों के द्वारा या कूपक के द्वारा
पृथ्वी की सतह के अंदर के पदार्थों को निकाल लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कूप की खनन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रवेदन की। दूसरा निष्कर्षण का जो दूसरा भाग है वो प्रवेदन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो प्राकृतिक गैस है, जो पेट्रोलियम है हमारा, वो कहाँ है, धरातल के निचली सतह में। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इन्हें प्रवेदन कहते हैं। कूप किसे कहते हैं, कूप कुएं को ही कहते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से कुएनुमा जो संरचना है उसकी खुदाई की जाती है, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रवेदन कहेंगे। अब बात करते हैं आखनन। तो आखनन क्या है, सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, हम आखनन कहते हैं। ठीक है ना, आखनन क्या होता है कि जो सतह के ऊपर है, बिल्कुल सतह पर है, तो बस वो डायरेक्ट ही हम उसको सतह को उठा करके अलग अलग निकाल लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम आखनन कहते हैं। इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखा सकता हूँ आखनन का, आप देखेंगे, आप ये देख सकते हैं कि ये चूना पत्थर का आखनन किया जा रहा है यहाँ पर, अर्थात ये सतह पर ही चूना पत्थर है और इसको बस निकाला जा रहा है, क्योंकि सतह से ही प्राप्त हो गया इसलिए इसको आखनन कहा गया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके निष्कर्षण के, कि निष्कर्षण किस किस तरह से धातुओं का किया जाता है। अब हम बात करेंगे खनिजों के वितरण के विषय में। खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ पर कितना कितना है, और किस किस प्रकार की चट्टानों में ज़्यादा खनिज मिलते हैं, किस प्रकार की चट्टानों में कम खनिज मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। तो शैल कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। अलग अलग चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जो धात्विक खनिज होते हैं वो कौन कौन सी चट्टानों में पाए जाएंगे, तो या तो वो आग्नेय चट्टानों में पाए जाएंगे या फिर कायांतरित चट्टानों में पाए जाएंगे। और आग्नेय और कायांतरित चट्टानें कहाँ पर मिलती हैं, तो ये पठारों में मिलती है। क्लियर बात है। आगे बात करते हैं, उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क ओटेरिया में तांबा और निकेल है। ठीक है ना, तो जो उत्तरी स्वीडन है, ठीक है ना, स्वीडन एक देश है और जो उसका उत्तरी भाग है वहाँ पर कौन सा अयस्क मिलेगा, लोहा अयस्क मिलेगा। और ओटेरिया नामक जो स्थान है वो कहाँ पर है, कनाडा में, और वहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध है, वो तांबा और निकेल के लिए। ठीक है, तांबा और निकल के लिए। दक्षिण अफ्रीका लोहे के लिए, निकल के लिए और क्रोमाइट के लिए। ठीक है ना, जो दक्षिण अफ्रीका किस लिए प्रसिद्ध है, लोहा, निकल और क्रोमाइट और प्लेटिनम। ठीक है ना, 4 धातुएं मिलेगी दक्षिण अफ्रीका के अंदर, जिसके लिए प्रसिद्ध है वो लोहे के लिए, निकल के लिए, क्रोमाइट के लिए और प्लेटिनम के लिए। और ये कौन सी चट्टानों में मिलती है, तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों। हमने बताया था कि धात्विक खनिज हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में मिलेंगे। और आग्नेय और कायांतरित चट्टानें कहाँ पर मिलती है, तो पठारों में मिलती है, इसलिए पठारों में अधिक खनिजों की प्राप्ति होती है। बात करते हैं आगे, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों में अवसादी शैल। जो नवीन वलित पर्वत है उनका किससे निर्माण हुआ है, तो अवसादी शैलों से निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर कौन से खनिज मिलते हैं, तो यहाँ पर अधात्विक खनिज मिलेंगे। जो अवसादी चट्टानें हैं उन पर अधात्विक खनिज मिलते हैं। ठीक है, जैसे चूना पत्थर आदि अवसादी शैलों में ही, क्योंकि अवसाद क्या होते हैं, पेड़ पौधों जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं उनको अवसाद, वो ज़मीन में दब जाते हैं, अवसादी हो जाते हैं, तो उनसे क्या बनता है, हमारा प्राकृतिक गैस, कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, ये भी अधात्विक खनिज है। तो इनकी भी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, अवसादी शैलों से। ठीक है, फ्रांस के कोकेस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप है। तो फ्रांस का एक कोकेसस प्रदेश है, यहाँ पर क्या है, चूना पत्थर का निक्षेप किया जाता है, ऐसा चूना पत्थर निकाला जाता है। जॉर्जिया और यूक्रेन ये 2 स्थान है, यहाँ पर क्या किया जाता है, मैग्नीज निकाला जाता है। अल्जीरिया में क्या निकाला जाता है, तो फास्फेट। ठीक है, याद रखेंगे कि फ्रांस का जो कोकेसस शहर है वहाँ पर क्या है, चूना पत्थर। जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज और अल्जीरिया में फास्फेट। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं, मैंने अभी बता दिया, क्योंकि अवसाद के अंदर ही आते हैं क्या, आपके पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष। और कोयला किससे बनता है, पेड़ पौधों के अवशेष से। और पेट्रोलियम किससे बनता है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष से ही पेट्रोलियम का भी निर्माण होता है। और प्राकृतिक गैस भी इन्हीं अवशेषों से बनती है। तो इसलिए ये जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है वो कौन सी चट्टानों के अंदर मिलते हैं, तो हमें अवसादी चट्टानों के अंदर मिलते हैं। अब हम महाद्वीप, हमारे 7 महाद्वीप है, सभी महाद्वीपों में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कौन सा महाद्वीप किस खनिज पदार्थ के लिए मशहूर है या प्रसिद्ध है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप में देखते हैं, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। तो चीन और भारत के पास क्या क्या है, जो 2 शहर हैं, दो देश हैं हमारे एशिया के अंदर, कौन कौन से, चीन और भारत, वहाँ पर क्या मिलेगा, लौह अयस्क, जिससे हमें लौह और इस्पात, ठीक है, इसकी प्राप्ति होती है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक, तो एशिया में
टीन की मात्रा कितनी है, आधे से अधिक। ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड में 100 किलो टीन मिलेगा तो 50 किलो सिर्फ एशिया के अंदर ही पाया जाएगा। ठीक है ना। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया, तीन देश किसके उत्पादक हैं, टीन के उत्पादक हैं। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा चीन में, उसके बाद मलेशिया और उसके बाद इंडोनेशिया। क्या मिलता है, टीन को उत्पाद किया जाता है, टीन का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, चीन शीशा के लिए भी फेमस है, एंटीमनी और टंगिस्टन के लिए भी फेमस है। ठीक है ना, क्लियर। तो जो चीन है उसमें शीशा भी सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, एंटीमनी भी और टंगिस्टन भी। एशिया किस किस लिए फेमस है, तो एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइड, निकेल, जस्ता और तांबा और लोहा हमें पढ़ लिया था। तो एशिया महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी धातुएं मिलती हैं, कौन कौन से खनिज मिलते हैं, तो मैग्नीज, बॉक्साइड, निकेल, जस्ता और तांबा। ठीक है, ये हमारा एशिया महाद्वीप हो गया। अब हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिलते हैं, कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। यूरोप ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाएगा, तो यूरोप है, याद रखेंगे। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। ठीक है, यूरोप के अंदर कौन कौन से देश में लौह अयस्क, आयरन और मिलता है, तो कौन कौन से देश हैं वो, रूस है, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल, इन खनिजों की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, यूरोप में होती है। यूरोप के किस भाग से, तो पूर्वी यूरोप से और यूरोपीय रूस से। ठीक है ना, कौन कौन से पदार्थ, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल, ये खनिज हैं वहाँ कहाँ से मिलेंगे हमें, यूरोप में, तो पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस से मिलेंगे। अब बात करेंगे हम उत्तरी अमेरिका के विषय में। तो उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। उत्तरी अमेरिका को पूरे को 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है खनिजों के वितरण के आधार पर। कौन कौन से प्रदेशों में, तो कनाडियन शील्ड प्रदेश पहला भाग, अपलेशियन प्रदेश दूसरा भाग और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं 3 भाग। 3 भागों में बांटा गया है खनिजों के वितरण के आधार पर उत्तर अमेरिका को। अब कौन से भाग में कौन सा खनिज मिलता है, सबसे पहले बात करेंगे कनाडियन शील्ड प्रदेश की। तो लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा, कौन कौन से खनिज, लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा, ये कहाँ पर मिलेंगे हमें, तो ये कनाडियन शील्ड प्रदेश में मिलेंगे। ठीक है, अल्पेशियन प्रदेश में क्या मिलेगा, तो अल्पेशियन प्रदेश कोयले के लिए फेमस है। क्वेश्चन आएगा कि उत्तर अमेरिका का जो अल्पेशियन प्रदेश है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए है, कोयले के लिए। और जो लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो पर्वतीय भाग है, कौन सा भाग है ये, पश्चिम का पर्वत श्रृंखला है, तो ये किस लिए फेमस है, तो पश्चिमी कार्डिलेरा में, कार्डिलेरा अर्थात जो हमने पढ़ा ना अभी, पर्वतीय श्रृंखला, कार्डिलेरा नामक स्थान है वहाँ पर, तो ये किस लिए फेमस है, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी, याद रखेंगे। जो पश्चिम का पर्वतीय श्रृंखला है अर्थात कार्डिलेरा जो भाग है पश्चिम में उत्तरी अमेरिका के अंदर, तो किस लिए फेमस है, तांबा के लिए, सीसा के लिए, जस्ता के लिए, सोना और चांदी, यहाँ पर ये खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, अर्थात उत्पादित या प्रोडक्शन किया जाता है। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं, तो ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो अच्छी किस्म का जो लोहा मिलता है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, ब्राज़ील में मिलेगा। वैसे तो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क हमने कहाँ बताया था अभी आपको, तो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क यूरोप में मिलता है, लेकिन जो अच्छी किस्म का जो लोहा है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, क्या नाम है, ब्राज़ील, यहाँ पर अच्छी किस्म का आपको लौह अयस्क मिल जाएगा। चिली और पेरू, ठीक है, कौन से, दक्षिण अमेरिका के 2 शहर हैं, चिली और पेरू, तो इनमें क्या मिलता है हमें, तो ये तांबे के लिए। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ मिलता है, चिली और पेरू में। ब्राज़ील और बोलीविया, ये क्या है, टीन के सबसे बड़े उत्पादक हैं, ये 2 देश हैं। वैसे तो टीन का उत्पादक कौन कौन से देश थे, चीन एशिया सबसे बड़ा उत्पादक था ना, एशिया में 50% से अधिक टीन का उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो दक्षिण अमेरिका के अंदर जो देश है ब्राज़ील और बोलीविया, ये भी, यहाँ पर भी टीन का उत्पादन अच्छी मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइड, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस, हीरा। तो दक्षिण अमेरिका को अगर हम पूरे महाद्वीप में देखें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो दक्षिण अमेरिका में हमें कौन कौन से खनिज पाए जा रहे हैं, तो सोना पाया जाए, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइड, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा, ये कहाँ पर मिलते हैं, हमें दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। और खनिज तेल, दक्षिण अमेरिका के अंदर खनिज तेल कौन कौन से देशों में मिलेगा, तो वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया। ठीक है ना, याद रखेंगे खनिज तेल कहाँ मिलता है,
दक्षिण अमेरिका के अंदर तो वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू में और कोलंबिया में। अब बात करते हैं हम अफ्रीका की। अफ्रीका में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो अफ्रीका खनिजों के लिए सबसे ज़्यादा धनी जो महाद्वीप है वो माना जाता है, ठीक है ना। अफ्रीका खनिज संसाधनों में सबसे धनी माना जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो खनिज मिलते हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मूल्यवान होते हैं, ठीक है ना। वो धन की दृष्टि से वो सबसे ज़्यादा महंगे खनिज होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हीरा, सोना, प्लेटिनम, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर कोई महाद्वीप ऐसा पूछ लिया जाए आपसे कि हीरा, सोना, चांदी कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, तो कौन से महाद्वीप में मिलेंगे, अफ्रीका में मिलेंगे, ठीक है ना। और आर्थिक दृष्टि से सबसे मूल्यवान खनिज कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो वो भी अफ्रीका के अंदर पाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हीरा, सोना, चांद, जो प्लेटिनम है वो आपको पता है क्या होते हैं, महंगे खनिज हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं, आपके अफ्रीका में मिलते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे, 3 देश, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे, ये किस लिए फेमस है, तो ये सोने के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पर सोने का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तांबा, लोह, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइड कहाँ मिलेंगे, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो हमने अभी बात करी जो दक्षिण अफ्रीका देश है वहाँ पर सोना तो पाया जाता है। सोने से अलग कौन कौन से पाए जाएंगे, तांबा भी पाया जाता है, लोह, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइड। अब अफ्रीका के अंदर जो तेल है वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में। खनिज तेल जिसकी हमने बात की, तो खनिज तेल कहाँ पाया जाएगा, तो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला। जो ये क्षेत्र हम बता रहे हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपका एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो क्षेत्र ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, कि कौन सा क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है या कौन सा खनिज किस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के विषय में, जो हमारा छठा महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइड नामक खनिज है वो कौन से महाद्वीप में मिलेगा, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेगा। यहाँ पर सोना भी मिलेगा, हीरा, लोह, टीन, निकेल, ये भी यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। इनके लिए भी जो ऑस्ट्रेलिया है वो फेमस है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है, बॉक्साइड के लिए। इनसे अलग सोना, हीरा, लोह, टीन और निकेल के लिए। अब बात करते हैं, यह है तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। कौन कौन से और मिल सकते हैं यहाँ पर, तो तांबा धातु भी मिल सकती है, सीसा जो खनिज है वो भी, जस्ता भी और मैग्नीज भी, ये भी यहाँ पर उत्पादित है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कुलगार्डी सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का कौन कौन से स्थान, कालगुरली और कुलगार्डी, कौन कौन से स्थान है, कालगुरली और कुलगार्डी, यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो सोने के सबसे बड़े निक्षेप, अर्थात यहाँ पर सोना अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। अब लास्ट है हमारा जो आखिरी महाद्वीप है वो है अंटार्कटिक महाद्वीप। तो अंटार्कटिक महाद्वीप में क्या क्या है, तो बात कर लेते हैं। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिक में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। अर्थात जो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत है वहाँ पर क्या है, लोहा। और जो अंटार्कटिका प्रिंस चार्ल्स पर्वत है, दो क्षेत्र बताए गए हैं। एक तो ट्रांस अंटार्कटिका का पर्वत, वहाँ पर क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा। और जो प्रिंस चार्ल्स पर्वत है वहाँ पर क्या मिलेगा, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में तो कोयला मिलेगा और प्रिंस चार्ल्स पर्वत में लोहा मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूर्वानुमान किया गया है कि यहाँ पर मिल सकता है। अभी यहाँ पर खनन या निष्कर्षण जो खनिजों का नहीं किया गया, क्योंकि जो अंटार्कटिक महाद्वीप है हमारा वो क्या है, अभिगम्य है, यानी कि हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर खनिजों का खनन करना बहुत ही मुश्किल है। लोह, अयस्क, सोना, चांदी, तेल वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पर उपलब्ध तो हैं कौन कौन से पदार्थ, लोह, अयस्क, सोना, चांदी, तेल, लेकिन इनको अब तक निकाला या इनका निष्कर्षण नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में या भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और वो खनिज किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। भारत में कौन कौन से खनिज किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोहे की। लोहा कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो जो लोहा है हमारा, तो भारत में उच्च कोटि के लोहा के निक्षेप है, यानी कि भारत में जो लोहा मिलता है वो अच्छी किस्म का लोहा मिलता है, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ पर मिलता है वो, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब ये याद रखेंगे बात एक, कि कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, नीचे 4 क्षेत्र दे दिए जाएंगे, ऊपर पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से
कौन लोहे के उत्पादक क्षेत्रों में से एक है? ठीक है, निम्न में से कौन लोहे के उत्पादक क्षेत्रों में से एक है? लोह के उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, तो उनमें से 3 आपको इन नामों में से नहीं मिलेगा, एक इनमें से कोई एक नाम आपको उसमें मिल जाएगा। या पूछ लेगा कि कौन निम्न में से लोह उत्पादक क्षेत्र नहीं है, 3 लोह उत्पादक क्षेत्र दे देगा, एक अलग दे देगा। तो इसलिए आपको नाम याद रखे। तो हम बात कर रहे थे लोहे की, तो लोह जो है भारत के अंदर अच्छी किस्म का लोहा पाया जाता है। और कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बॉक्साइड की। तो बॉक्साइड कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा? तो ये भी झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, बॉक्साइड कहाँ? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाया जाता है। अभ्रक, तो अभ्रक क्या है? अभ्रक भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और सबसे ज़्यादा निर्यात भी क्या है? भारत करता है। यानी कि अन्य अन्य देशों को जो है, जो अभ्रक खनिज है वो भारत अन्य देशों को भेजता है। तो अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? भारत के अंदर किया जाता है। याद रखेंगे, ऐसा खनिज जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के अंदर किया जाता है तो अभ्रक है। ठीक है, और ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? तो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, याद रखें कहाँ कहाँ पर? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में अभ्रक पाया जाता है। और भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है? अभ्रक का भारत के अंदर किया जाता है। और निर्यातक भी है, अर्थात हम बेचते भी हैं, दूसरे देशों को हम भेजते भी हैं अभ्रक। तांबा, यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तांबा कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। इन क्षेत्रों में कौन सी धातु पाई जाती है? तो तांबा धातु पाई जाती है। और मैग्नीज, बात करते हैं मैग्नीज की। तो भारत में मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र में है, यानी कि मैग्नीज कौन से क्षेत्र है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जा रहा है मैग्नीज? तो मैग्नीज पाया जा रहा है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन क्षेत्रों में आपका मैग्नीज पाया जाता है। अब ये सोने से रिलेटेड जो मैं बात बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। भारत के कर्नाटक के कोलार में सोने के निक्षेप हैं। भारत में एक ही जगह पर सोना मिलता है, कहाँ पे है वो? तो कर्नाटक का कोलार नामक क्षेत्र है। याद रखें, सोना कहाँ पर है भारत में? कर्नाटक का कोलार नामक जो क्षेत्र है वहाँ पर सोने के निक्षेप है। ये खाने विश्व की गहरी खानों में से एक हैं। तो जो सबसे गहरी खाने अगर विश्व की बात बताई जाए तो कहाँ पर है? कर्नाटक के कोलार क्षेत्र। और यहाँ से कौन से खनिज का निष्कर्षण किया जाता है? तो सोने का निष्कर्षण किया जाता है, यहाँ से सोना हमें प्राप्त होता है। इस गैस के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरी खाने हैं तो इसमें बहुत अधिक हमारा क्या होता है? खर्च होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं चूना पत्थर की। तो चूना पत्थर कहाँ मिलेगा? तो चूना पत्थर आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। कौन कौन से क्षेत्रों में? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। आपके इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा? आपका चूना पत्थर मिलता है। नमक, तो यह समुद्री झील और सैलों से प्राप्त किया जाता है। यह तो ज़्यादातर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? समुद्र का जो पानी है नमक, उससे प्राप्त किया जाता है वाष्पन विधि के माध्यम से। वाष्पन विधि के माध्यम से जो समुद्री जल है वो जल जो होता है वो वाष्पन हो जाता है उसका, और जो जो जल के अंदर जो लवण होता है वो सतह पर रह जाता है। तो समुद्री झीलों से प्राप्त किया जाता है, समुद्र से, झील से और सैलों से। कई सैलें भी हैं जो जो चट्टानें होती हैं उनसे भी नमक को प्राप्त किया जाता है। और भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत के अंदर नमक का प्रोडक्शन किया जाता है और इसका जो है बाहर देशों को, दूसरे देशों को भी भेजा जाता है। अब बात करते हैं कि खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ पर, कब कब, हम किस प्रकार से करते हैं। तो खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। कौन कौन से में? कहाँ होता है? उद्योगों के अंदर होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। तो जो रत्न होते हैं उनमें जो खनिज, आपने देखा होगा, आप अंगूठियाँ पहनते हैं उसमें कोई लाल, कोई हरा, कोई नीला तरह से कुछ लगा होता है, उसको हम रत्न बोलते हैं, इस तरह के। ठीक है, इस तरह की संरचना को हम क्या बोलते हैं? रत्न बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं।
और इन्हें आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है, यानी कि जड़ दिया जाता है, लगा दिए जाते हैं आभूषणों के अंदर। ठीक है ना, याद रखेंगे। जैसे अंगूठी के अंदर लगाया जाता है ना वो पत्थरनुमा लाल नीला पीला लाल, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, रत्न होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। तांबे का उपयोग तो आप देखते होंगे तार में भी किया जाता है, सिक्के भी बनाए जाते हैं, पाइप भी बनाए जाते हैं तांबे के अनेक उपयोग किए जाते हैं जो आपके दैनिक जीवन में भी उपयोग होते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। जो कंप्यूटर में सिलिकॉन जो प्रयोग होता है, कंप्यूटर के अंदर जो सिलिकॉन लगी होती है, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, जैसे जो लोहा है या जो स्टील है वो किससे प्राप्त किया जाएगा, वो लोह अयस्क अर्थात आयरन ओर से प्राप्त किया जाएगा। तो जो एल्यूमिनियम है वो कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, वो आपका बॉक्साइड ओर है ना, बॉक्साइड जो अयस्क है वहाँ से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग किस में होता है, ऑटोमोबाइल अर्थात मोटरसाइकिल जितने भी चलाने वाले वाहन हैं उसमें किया जाता है, हवाई जहाज़ में, बोतलबंदी उद्योग। ठीक है, आपने देखा होगा आप कैन यूज़ करते हैं पेप्सी वगैरह के लिए। ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक्स की जो कैन होती है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। और भवन निर्माण में भी आजकल एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। और जो रसोई के बर्तन होते हैं वो भी एल्यूमिनियम के बने होते हैं। अब बात करते हैं हम खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण अर्थात खनिजों को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, किस प्रकार से बचाया जाए ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले और हमें भी वो प्राप्त होते रहें। खनिज क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, इनको दोबारा से प्राप्त, अगर ये समाप्त हो जाते हैं तो इनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है बात। जो खनिज हैं वो अनवीकरणीय संसाधन है अर्थात इनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकेगा अगर खत्म हो गए तो खनिजों के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। ठीक है ना, खनिजों को बनने में क्या होता है, हजारों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है, क्योंकि इनके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं और हम जो उपयोग कर रहे हैं या हम उनका जो यूज कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं हम बहुत तेज़ी से, उसका जो उपभोग है या यूज है हम वो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और इनके जो निर्माण है वो इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। तो जब हम खनन करते हैं या जब हम धातुओं को या खनिजों को पृथ्वी की सतह के अंदर से जब निकालते हैं या उसको निष्कर्षित करा किया जाता है तो उसमें बहुत सारे जो खनिज हैं वो वेस्ट होते हैं। उन वेस्टेज को हम कम करके वहाँ से उनको संरक्षित किया जा सकता है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है। हमने अगर एक धातु एक बार प्रयोग में कर ली तो उसको हम फिर दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। खनिज संसाधनों को संरक्षित, तो इन तरीक़ों से, किन किन तरीक़ों से, जब हम खनन करते हैं तो खनन में जो वेस्ट होगा खनिज उसको वेस्ट ना करके खनिजों को पुनर्चक्रण करके दोबारा से यूज़ करके, ठीक है ना, पुनर्चक्रण यानी कि दोबारा प्रयोग करके या फिर उनको दूसरे तरीके से उनको दोबारा से रिसाइकिल करके हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, खनिजों को संरक्षित कर सकते हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। इससे पहले आप ये देख सकते हैं खनिज संरक्षण के तरीके हैं ना, कि खनिज संरक्षण किस किस तरह से। तो एक तो हम कम प्रयोग करें खनिजों का तो खनिज बच जाएंगे, या फिर क्या करें हम पुनर्चक्रण, उसको रिसाइकिल कर लें या फिर उनका पुनः प्रयोग कर लें, दोबारा ऐसे कैसे ही प्रयोग कर लें। तो हम इन तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, खनिजों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल की वीडियो में करेंगे। तो हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसके बाद शक्ति संसाधन पढ़ेंगे। आज हमने खनिज, जितने भी खनिज थे वो सब पढ़ लिया, उनका वितरण पढ़ लिया। अब हम शक्ति संसाधनों के विषय में पढ़ेंगे आगे आने वाली कक्षा में। और जो आपके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी चर्चा भी हम अगली कक्षा में करेंगे। हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल का नाम है लर्नर्स अकेडमी बाय प्रीतपाल। और अगर हमारे लिए कोई भी सजेशन आपके पास हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप भी हमें कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9891257112। ठीक है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।